नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में कब तक खुलेंगे स्कूल, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, कोविड की दूसरी लहर अब धीमी पड़ती नजर आ रही है। एक्टिव केसों का नंबर लगातार कम हो रहा है। ऐसे में बच्चों के स्कूल कॉलेज जाने पर चर्चा होने लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि स्कूलों को खोलने के लिए आदर्श स्थिति तो वैक्सीनेशन के बाद ही है। दूसरे राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं, उनका अनुभव अच्छा रहा तो हम कुछ दिन में देखते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर पेरेंट्स बहुत चिंतित हैं। दिल्ली में वैक्सीन है ही नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वैक्सीन की उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए। अनुचित स्थिति देखने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने पर हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले कोरोना वैक्सीनेशन पर नज़र रखते हैं और उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक गए भारतीय दल का बढ़ाया हौसला। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच शुक्रवार से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हो गई। रंगारंग उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व 18 एथलीट्स ने किया। जापान के नेशनल स्टेडियम में आयोजित की गई ओलंपिक सेरेमनी में बॉक्सिंग स्टार एमसी मैरी कॉम और हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह ने भारतीय तिरंगे को लहराया। वहीं इस कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी लाइव देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीर ट्वीट की जिसमें वे टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी देख रहे हैं। सामने लगी स्क्रीन में ओपनिंग सेरेमनी के कुछ दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर ताली भी बजाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि आइए हम सब भारत के लिए चीयर करते हैं। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह की कुछ झलकियां देखी। हमारे डायनामिक दल को शुभकामनाएं। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। तेलंगाना में भारी बारिश, पानी से लबालब हुए झील और तालाब, सैकड़ों गांव प्रभावित। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते शुक्रवार को कई निचले इलाके जलमग्न हो गए और सड़क संपर्क प्रभावित रहा। भारी बारिश के कारण झीलों और तालाबों में पानी भर गया है और इससे सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं। निर्मल, आदिलाबाद और कुमारम भीम जिले के कई मंडलों में भारी बारिश के कारण सड़क पानी में डूब गई है और लगभग 35 गांवों का संपर्क टूट गया है। निर्मल और भैंसा शहर में लोगों को सड़क पर बारिश के पानी में मछली पकड़ते हुए देखा जा रहा है। निर्मल और भैंसा शहर में बाढ़ का पानी घुस गया है क्योंकि ज्यादा पानी जमा होने के कारण स्वर्ण और गद्देनवागु परियोजनाओं से पानी छोड़ दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बारिश के कारण हैदराबाद में हिमायत सागर जलाशय पानी से भर गया है और इससे मूसी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली एम्स चीफ बोले टाली जा सकती है कोरोना की तीसरी लहर, करना होगा इस नियम का पालन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अब भी जारी है। इसी बीच देश में कोरोना की तीसरी लहर के बारे में भी चर्चा तेजी से चल रही है। क्या देश में वाकई कोरोना की तीसरी लहर आने जा रही है या इससे बचा भी जा सकता है? दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस पर एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि अगर हम कोरोना प्रोटोकॉल का सही ढंग से पालन करते हैं तो इस महामारी की तीसरी लहर को टाला जा सकता है या फिर इसे पूरी तरह समाप्त भी किया जा सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हम यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वायरस कैसे व्यवहार करेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले महीनों में वायरस इतना नाटकीय रूप से उत्परिवर्तित नहीं होगा। सीरो सर्वे के अनुसार जनसंख्या में प्रतिरक्षा की पर्याप्त मात्रा है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रेग्नेंट वुमेन को नौकरी से निकालना पड़ा भारी, अब देना होगा 66 लाख रुपए का मुआवजा। जी हां दोस्तों, गर्भवती महिला ने मॉर्निंग सिकनेस की वजह से 2 हफ्ते की छुट्टी की तो कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इस सदमे की वजह से महिला का गर्भपात हो गया। अब एक लेबर ट्रिब्यूनल ने कंपनी को दोषी मानते हुए महिला को 65,000 पाउंड यानी 66,57,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन में एक हफ्ते के अंदर 38.4% बढ़ गए कोरोना मरीज, दोबारा लॉकडाउन लगाने की सलाह।
जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने एक बार फिर अनलॉक के लिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को चेतावनी दी है। साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसीज ने कहा है कि 8 से 14 जुलाई के बीच अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 38.4% बढ़ी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर यही रफ्तार रही तो अगस्त में हर रोज 1 लाख मरीज आ सकते हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तैयार रहें। वैज्ञानिकों की राय है कि इस स्थिति में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। मास्क और अन्य कोरोना प्रतिबंध भी अनिवार्य करने होंगे। आपको बता दें दोस्तों, बीते 7 दिनों में ब्रिटेन में 41% और अमेरिका में 52% कोरोना मरीज बढ़े हैं। इसी तरह फ्रांस में 129 और इंडोनेशिया में 24% मरीज बढ़े हैं। इटली में 7 दिन में 19,390 यानी कि 116% और जर्मनी में 9,541 यानी कि 66% कोरोना मरीज बढ़े हैं। इजराइल में वृद्धि का यह आंकड़ा 6,909 रुपए यानी कि 90% रहा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका ने अफगानिस्तान में की एयर स्ट्राइक, तालिबान के ठिकानों को किया तबाह। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने अफगानिस्तान के भीतर तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए हैं। इस बात की जानकारी अमेरिका की रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने दी है। हमलों में कितने तालिबानी ठिकाने ढेर हुए, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने अफगान सरकारी बलों का जिक्र करते हुए कहा है कि बीते कई दिनों से हमने ANDSF को समर्थन देने के लिए हवाई हमले किए हैं। हम ANDSF का साथ देने के लिए हवाई हमले करना जारी रखेंगे। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों से कहा कि ये हमले अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांडर के प्रमुख जनरल केनेथ मैकेंजी की देखरेख में हुए हैं। जॉन किर्बी ने कहा कि वे एयर स्ट्राइक पर अधिक जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बुधवार के बयान को दोहराया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका अफगान सुरक्षा बलों और अफगान सरकार को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी वायुसेना ने लंबे समय से अफगान बलों को तालिबान के खिलाफ एक सामरिक मदद प्रदान की है, लेकिन अब अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सेना की वापसी से तालिबान का डर मिट गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जानवरों को गुजरने के लिए भी होंगे ओवरपास। जी हां दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक है और यह देश की जनता के लिए भी अहम सौगात है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई के बीच की यात्रा के समय को घटाकर करीब आधा यानी कि 12 घंटे कर देगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया है कि तमाम बाधाओं के बावजूद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाली ये 8 लेन एक्सप्रेसवे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एक हिस्सा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरी कॉरिडोर को जनवरी 2023 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो कि 1350 किलोमीटर लंबा होगा। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई में से 350 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है और 825 किलोमीटर के निर्माण का काम प्रगति पर है। साल 2020-21 में एक्सप्रेसवे के निर्माण की गति 36.5 किलोमीटर प्रति दिन रही है। गडकरी ने कहा कि ये किसी भी नेशनल हाईवे के निर्माण की अब तक की सबसे तेज गति है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 90,000 करोड़ रुपए में बन रहा है। ये एशिया का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसमें जानवरों के गुजरने के लिए ओवरपास होंगे, क्योंकि यह एक्सप्रेसवे कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरता है। इसके अलावा यह ग्रीन एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे के किनारे पौधाकरण करने के लिए स्कूली बच्चों को जोड़ा जाएगा। साथ ही बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने की योजना भी बनाई जा रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। LG ला रहा है स्मार्ट फेस मास्क, इसमें माइक और होंगे स्पीकर। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज LG एक ऐसा स्मार्ट फेस मास्क लॉन्च करने जा रही है जिसमें माइक और स्पीकर भी होगा, जिससे यूजर्स को मास्क को नीचे खींचे बिना सही से बातचीत करने में मदद करेगा। LG ने पिछले साल पूरी केयर वेरेबल एंड प्यूरीफायर लॉन्च किया था, जिसके बीटा मॉडल में अब सुधार किया जा रहा है। इस मास्क में माइक्रोफोन और स्पीकर वॉइस ऑन तकनीक पर काम करते हैं।
जिसके लिए यूजर्स को बातचीत करने के लिए अपने मास्क को नीचे खींचने, अपनी आवाज तेज करने की जरूरत नहीं होगी। यह तकनीक यूजर की आवाज को बात करते समय अपने आप पहचान लेती है और इनबिल्ट स्पीकर्स की मदद से सुनने वाला हर शब्द को आसानी से सुन सकता है। कंपनी का कहना है कि पूरी केयर का डिजाइन बहुत ही हल्का है, जिसकी वजह से यूजर्स इसे पूरे दिन बिना किसी परेशानी के पहन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीन ने पाकिस्तान में चल रहे कई प्रोजेक्ट पर रोका काम, पाकिस्तानियों को नौकरी से निकाला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए बीते दिनों बम धमाके में चीनी इंजीनियरों की मौत से चीन काफी गुस्से में है। चीन ने पाकिस्तान में चल रहे कई प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे पाकिस्तानी कर्मचारियों को भी निकाल दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपने 9 इंजीनियरों की मौत के बाद चीन ने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर काम को लेकर गठित उच्च स्तरीय समितियों की बैठक को स्थगित कर दिया है। इसके अलावा अरबों डॉलर की लागत से बन रहा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी फिलहाल खटाई में पड़ता दिख रहा है। चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी पाकिस्तान को फंड देता है, लेकिन इसके बावजूद हमले में उसके इंजीनियरों की मौत से वो बौखलाया हुआ है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, केरल के अलग अलग हिस्सों, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। वहीं कच्छ, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, रायलसीमा, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के भाव में तेजी दर्ज की गई। वैश्विक बाजार में तेजी के रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 256 रुपए की तेजी के साथ 46,698 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी भी 662 रुपए के उछाल के साथ 66,111 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ $1,808 प्रति औंस हो गया है, जबकि चांदी $25.33 प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज किसी प्रकार का फेरबदल नहीं हुआ। यह लगातार छठा दिन है जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। पिछले 6 दिनों से पेट्रोल डीजल के भाव स्थिर हैं। इसके बावजूद कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। तेल कंपनियों द्वारा जारी रेट के मुताबिक आज देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 101 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर रहा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एजीआर केस में टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ग्राहकों को भी नहीं मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के मामले में टेलीकॉम कंपनियों भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों की इस याचिका को ठुकरा दिया कि एजीआर की मांग में कैलकुलेशन यानी गणना की गलती है। इसका मतलब यह है कि टेलीकॉम कंपनियों को पूरा बकाया चुकाना ही होगा। इस तरह ग्राहकों को भी राहत नहीं मिलेगी। एजीआर का बकाया चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही टैरिफ बढ़ाती रही हैं और आगे भी बढ़ा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एजीआर बकाया की फिर से गणना कराने से इनकार करते हुए इन कंपनियों की याचिका खारिज कर दी है। इन कंपनियों ने कहा था कि उनका एजीआर बकाया सही ढंग से आकलित नहीं किया गया है, लिहाजा नियम शर्तों को ध्यान में रखते हुए उसकी फिर से गणना होनी चाहिए, तब वो भुगतान करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शी जिनपिंग ने पहली बार किया तिब्बत का दौरा, अरुणाचल बॉर्डर का भी लिया जायजा।
जी हां दोस्तों, भारत के साथ सीमा पर चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार तिब्बत का दौरा किया है। चीन की सरकारी संवाद एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक जिनपिंग ने भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से सटे चीन के न्योंगची शहर का दौरा भी किया है, जो तिब्बत का हिस्सा है। इस दौरान शी जिनपिंग ने ब्रह्मपुत्र नदी का भी निरीक्षण किया। चीन यह दुनिया का सबसे विशाल बांध बना रहा है। बताया जा रहा है कि साल 2011 में सत्ता संभालने के बाद यह शी जिनपिंग का पहला तिब्बत दौरा है। बुधवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग नियांगची के एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद चीनी राष्ट्रपति ने ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के घाटी का भी निरीक्षण किया। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड केज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।